नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 जनवरी 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लिया जाए। नेट जीरो रेस में वन बहाली की छड़ी। यानी इस लेख में हम लोग बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने में मदद करने के लिए एक निर्विवाद तंत्र के रूप में वन के महत्व पर प्रकाश डालना है। दूसरा महत्वपूर्ण कथन है कजाकिस्तान संकट। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के कजाकिस्तान में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस संकट से क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ोसी मुल्कों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कजाकिस्तान सरकार के लिए क्या अवसर है या क्या समस्या है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यानी इस महामारी के युग के दौरान और उसके बाद भारत की क्या रणनीति होगी, किस क्षेत्र में भारत ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाते हुए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा, इन सब बात की चर्चा करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा एक गंभीर चूक। यानी इसमें हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में कैसे चूक हुई और इसके लिए प्रोटोकॉल और एसपीजी का पुनर्निर्माण क्या आवश्यक है, क्या होता है एसपीजी, एसपीजी कैसा रोल निभाता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। और पांचवा और अंतिम टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत नीट काउंसलिंग की अनुमति दे दी है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, क्यों यह विवादों में रहा और न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, उसकी चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों को हम लोग रोज देते हैं और उसकी उत्तर संरचना को भी बताएंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर है। इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी पर्यावरण के अंतर्गत डाल सकते हैं। द बैटन ऑफ फॉरेस्ट रिस्टोरेशन इन नेट जीरो रेस। यानी नेट जीरो रेस में वन बहाली की छड़ी। कार्बन पृथक्करण के लिए भारत को अपने नीतिगत ढांचे पर फिर से विचार करना चाहिए और स्थानीय समुदायों की लुप्त होती भागीदारी को उलट देना चाहिए। तो कोप 26 शिखर सम्मेलन जो कि अभी हाल ही में हुआ था, तो ग्लासगो में 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित करने की भारत की प्रतिज्ञा ने फिर से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने में मदद करने के लिए एक निर्विवाद तंत्र के रूप में वनों के महत्व पर प्रकाश डाला है। हालांकि अधिक विशिष्ट शब्दों में यह पहले से ही वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने के लिए REDD+ के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क 2013 के दौरान संरक्षण के लिए वनों के सतत प्रबंधन के साथ साथ हाईलाइट किया गया था। और ग्रिस्कॉम 2017 के एक अध्ययन में वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि से भूमि आधारित सिंक 37% तक उत्सर्जन में कमी प्रदान कर सकते हैं और वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन यह बात याद रखें कि यह जंगल या वन कार्बन के बड़े उत्सर्जक भी हो सकते हैं और इनमें कार्बन को बड़े पैमाने पर सोख सकने की क्षमता भी होती है। यानी जंगल से कार्बन उत्सर्जन के कुदरती कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि क्षरण और ऑक्सीडेशन, या फिर जंगल काटने और जंगलों की आग जैसी गतिविधियों से भी कार्बन उत्सर्जन हो सकता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 25% जमीन से होता है और यह ऊर्जा क्षेत्र के बाद कार्बन उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। और इसमें से भी लगभग आधा यानी 5 से 10 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सालाना जंगलों की कटाई और उनमें आ रही कमी के कारण
होता है। तो जंगलों के दायरे में आने वाली जमीन को बढ़ाकर टिकाऊ तरीके से उनकी उत्पादकता को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन की चुनौती को एक अहम समाधान निकाला जा सकता है। जंगलों में कार्बन सोखकर उसका भंडारण करने की भारी क्षमता है। इसके अलावा जलवायु को स्थिर बनाए रखने में योगदान से जंगल हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी हैं। अब बात करेंगे भारत के संदर्भ में, यानी भारत में जंगलों या वनों के जरिए जलवायु परिवर्तन का असर कम कैसे करें। तो पहले थोड़ा सा वन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में वन क्षेत्र पिछले 6 वर्षों में 15,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है, लेकिन मौजूदा वनों का क्षरण जारी है। वन राज्य रिपोर्ट 1989 के अनुसार देश में खुले वन श्रेणी के तहत 2,57,409 वर्ग किलोमीटर था, जिसका घनत्व 10 से 40% से कम था। हालांकि 30 साल में यानी 2019 में इसे बढ़ाकर 3,04,499 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। इसका मतलब है कि हर साल औसतन लगभग 1.57 लाख हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं और यह क्षरण अतिक्रमण, चराई, आग सहित मानव जनित दबावों की उपस्थिति को उजागर करता है जो हमारे जंगलों के अधीन है। यानी यह जो जंगल नष्ट हो रहे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, जंगलों को काटकर कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करना, अति चराई और आग लगा देना, और अपने से भी प्राकृतिक कारणों से भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से यह वन नष्ट हो रहे हैं। तो यानी 1980 के बाद से लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर वनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए मोड़ दिया गया और लगभग 1.48 मिलियन हेक्टेयर वनों को अतिक्रमणकारियों के हाथों खो दिया गया। साथ ही गरीबी और बेरोजगारी की एक जटिल कड़ी के साथ भारतीय जंगलों और वनों की कटाई का भारी क्षरण हो रहा है और यह वनों की बहाली के माध्यम से कार्बन पृथक्करण वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक और प्रभावी मार्ग के रूप में लोगों की भागीदारी की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि इसमें जन भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए जो व्यवसाय की शर्तें हैं, तो व्यावसायिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने से लेकर एक भागीदारी तरीके से लोगों की जरूरतों को समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के रूप में भारत ने 1990 में वनों की रक्षा या संरक्षण या उसका प्रबंधन करते हुए स्थानीय समुदायों को एक साझेदार मोड में शामिल करने का प्रयास किया तथा देखभाल और हिस्सेदारी की अवधारणा के साथ बंजर भूमि को बहाल किया। तो संयुक्त वन प्रबंधन की इस अवधारणा ने राज्यों और वन फ्रिंज समुदायों के लिए बहुत आशा जगाई। बाद में एक स्वायत्त मॉडल में प्रयासों को मजबूत करने के लिए वन विकास एजेंसियों की अवधारणा को पेश किया गया, जिसने विभिन्न अन्य स्रोतों से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को निधि प्रवाह का मार्ग प्रशस्त किया और इस सहभागी दृष्टिकोण को क्रियाशील बनाने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1.18 लाख संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का गठन हुआ, जो 25 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र का प्रबंधन करती हैं। इनमें से अधिकांश विश्व बैंक, विदेशी आर्थिक सहयोग कोष, जापान अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ जैसी बाहरी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न परियोजनाओं को लागू करते हुए सक्रिय हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, बाघ अभ्यारण्यों के मामले में संयुक्त प्रबंधन की समान प्रणाली जो पर्यावरण विकास समितियों के नाम पर मौजूद थी, शुरू में प्रभावी तो साबित हुई, क्योंकि यह न केवल जैव विविधता के संरक्षण और विकास के इन सहभागी समुदायों का समर्थन हासिल कर सकती थी, बल्कि मानव पशु संघर्षों में उल्लेखनीय कमी और आग और चराई से जंगलों की सुरक्षा भी कर रही थी। हालांकि परियोजना की अवधि के पूरा होने और बाद के वित्त पोषण की कमी ने उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित किया और संबंधित गैर सरकारी संगठनों सहित स्थानीय समुदायों से समर्थन की कमी के कारण वनों की सुरक्षा को भी प्रभावित किया।
तो हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन को छोड़कर अन्य सभी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, अग्नि प्रबंधन, वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास, जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण शामिल है, प्राथमिकता और नीति समर्थन की कमी है। तो संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के संस्थानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए धीरे धीरे उनकी भागीदारी को प्रथागत बना दिया गया, और जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी प्रभावशीलता में कमी आती चली गई। अब बदली भूमिका, यानी ग्राम पंचायत या संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के स्थानीय संस्थानों की भूमिका अब योजना कार्यान्वयन के भागीदार होने के बजाय एक सलाहकार संस्थान तक सीमित है। विभिन्न योजनाओं की सहभागी योजना और कार्यान्वयन ने यह उदासीनता और अलगाव वन विभागों और समुदायों के बीच सामंजस्य को और प्रभावित करता है, जिससे वनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और निर्दिष्ट वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण सहित बहाली गतिविधियों के शुरू करते समय यह अधिक प्रासंगिक है, जहां हितधारकों की प्रेरणा और प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है। जैसा कि ग्लासगो में प्रतिबद्ध है कि भारत को जलवायु परिवर्तन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा और शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रणनीति और कार्यक्रम तैयार करना होगा। चरणबद्ध तरीके से उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के अलावा स्वयं चुनौतियों से भरा कार्बन भंडारण के दृष्टिकोण और जंगलों जैसी प्राकृतिक सिंक के माध्यम से ऑफसेटिंग को समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तेलंगाना मॉडल को दोहराया जा सकता है, यानी शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे मौजूदा कानूनी और नीति तंत्र फिर से विचार करने और स्थानीय समुदायों को उचित रूप से प्रोत्साहित करने और स्थानीय संस्थानों के माध्यम से योजना और कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों की पर्याप्त भागीदारी के लिए विधिवत रूप से बहाली के हस्तक्षेप के लिए निधि प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो राजनीतिक प्राथमिकता और उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप, जैसा कि हाल ही में तेलंगाना में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के लिए पंचायत और नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन करके वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए ग्रीन फंड या तेलंगाना हरिता निधि के लिए प्रावधान बनाकर अन्य राज्यों की प्रतिकृति की आवश्यकता है। यानी तेलंगाना मॉडल को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। तो इस तरह से निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि भारत वनों और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन का हस्ताक्षर करता नहीं बना है, लेकिन त्वरित वित्त के साथ सहभागी समुदायों के भूमि कार्यकाल और वन अधिकारों के विचार नेट जीरो की दौड़ में सहायता के कदमों में मदद करेगा। राजनीतिक प्राथमिकता के साथ यह समावेशी दृष्टिकोण न केवल उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, बल्कि हमारे वन कवर को हमारे कुल क्षेत्रफल का 1/3 तक बढ़ाने में भी मदद करेगा और यह हमारी कभी समृद्ध और बहुमूल्य जैविक विविधता की रक्षा भी करेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण लेख की ओर। यह भी संपादकीय पृष्ठ पर आया है, पेज नंबर 6 पे है। सामान्य अध्ययन के दूसरे पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत इसे डाल सकते हैं। तो ऑन द बॉयल, यानी प्रेसिडेंट टोकायेव मस्ट बिल्ड ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान संकट में राष्ट्रपति टोकायेव को कजाकिस्तान के लोगों के साथ एक नया सामाजिक अनुबंध बनाना चाहिए, न कि गोली मारने का आदेश देना चाहिए। तो कजाकिस्तान के हालात सोवियत संघ के बिखराव के बाद ही, यानी 5 मध्य एशियाई देशों में से एक है और यह देशों में सबसे समृद्धशाली और बड़ा देश है, खासकर इन 5 देशों में। और यह सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। यहाँ तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कीमती धातुओं के भंडार, यूरेनियम के उत्पादन में इसमें प्रथम स्थान है इसका। तो इस देश में मजबूत मध्यम वर्ग होने के अलावा बहुत अमीर लोगों का भी समूह है। औसतन मासिक राष्ट्रीय वेतन $600 से भी कम है। बैंकिंग क्षेत्र गैर निष्पादन कर्जों की वजह से गहरे संकट में है। भ्रष्टाचार चरम पे है। यही कारण है कि यहाँ समस्या हुई है। तो ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कजाकिस्तान में 2 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शन ने 3 दशकों से अधिक समय में तेल समृद्ध मध्य एशियाई देश के नेतृत्व का
सबसे बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है। और 3 साल पहले तक कजाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबेव के हाथ में सत्ता थी और 2019 में उन्होंने सत्ता छोड़ी, लेकिन देश की सुरक्षा परिषद के प्रमुख वह बने रहे और उनके उत्तराधिकारी कसीम जोमार्ट टोकायेव, जो कि वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं, पर एक बाहरी प्रभाव बनाए रखे। तो कुछ तो यह नूर सुल्तान का विरोध का भी केंद्र है, तो जिसकी वजह से तो राजधानी शहर का नाम भी नजरबायो के नाम पर ही नूर सुल्तान के रूप में रखा गया है और नूर सुल्तान की प्रतिमाएं पूरे देश में स्थापित की गई हैं, लेकिन अब वहां पर उनकी प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से तेल संपदा के बावजूद कम वेतन, खराब काम करने की स्थिति हमेशा मुद्दे रहे हैं। यही कारण है कि वहां पर आर्थिक मंदी और महामारी ने भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो ये अप्रत्याशित रूप से श्री नजरबायो, जो पुराने शासन का प्रतीक हैं, जनता के गुस्से का केंद्र थे और जनता ने उन्हें कहा कि प्रदर्शनकारियों ने यही कहा कि बूढ़े आदमी को बाहर करो जैसे नारे लगाए और उनकी मूर्तियों को जला दिया गया। तो अब ऐसे में क्या पड़ोसियों के लिए भी यह चिंता का विषय है? तो इस अस्थिरता से केवल सहयोगी और पड़ोसी देश रूस ही नहीं, चीन भी चिंतित है, क्योंकि कजाकिस्तान से तेल खरीदता है और इर्द गिर्द भी जो मध्य एशियाई देश हैं, वो उनके लिए भी यह समस्या बढ़ सकती है। वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका यही कहना है कि आतंकवादी गतिविधियां यहां हो रही हैं, तो ऐसे में अन्य देशों में भी वह पैर पसार सकता है। तो यह सब समस्याएं हैं और इस समस्या का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण यही है कि ईंधनों के दामों में वृद्धि, क्योंकि कजाकिस्तान में एलपीजी कार के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। देश की 90% गाड़ियों में एलपीजी का ही इस्तेमाल किया जाता है और बीते दिनों इसकी कीमतों में 100% की बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां 1 लीटर एलपीजी की कीमत 50 से 60 टेंज यानी 10 रुपए के करीब थी, वहीं अब इसकी कीमत 120 टेंज यानी 20 रुपए से अधिक हो गई है। तो कजाकिस्तान में तेल और गैस के अकूत भंडार हैं और यह तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक का एक अहम सदस्य भी है, लेकिन फिर भी इस देश में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ गया। तो इसके लिए यह क्यों मजबूर हुई है? तो 2019 में एलपीजी को लेकर एक नई नीति लाई गई थी, जिसे तेल की कीमतें बढ़ने का बड़ा कारण बताया जा रहा था। तो फेज्ड ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फॉर द एलपीजी सरकार की नई नीति थी, जिसे जनवरी 2019 में लागू किया गया था और 2022 के पहले ही दिन इस नीति को समाप्त कर दिया गया। लेकिन तब तक कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी और सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और यही कारण है कि 2 जनवरी को आंदोलन शुरू हो गया। तो ऐसे में अब तो वहां के राष्ट्रपति ने सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए। हालांकि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ईंधनों की कीमत को कम कर दिया है और अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है और नजरबायो की जगह सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में खुद को उन्होंने नियुक्त कर लिया है और उन्होंने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से मदद की गुहार भी लगाई है, जिसके तहत रूस ने तुरंत जल्दी से सैनिकों को भेजा है। तो इस तरह से आगे की राह यही हो सकती है कि वर्तमान संकट का परिणाम काफी हद तक उसके द्वारा किए जाने वाले विकल्पों पर निर्भर करेगा और टोकायो के लिए यह उनके राष्ट्रपति पद का सबसे बड़ा संकट है, लेकिन एक अवसर भी है। यह एक संकट है क्योंकि जिस देश में जनता को अपने शासकों की प्रशंसा करना सिखाया जाता है और वहां हिंसक संघर्ष शासक अभिजात वर्ग के लिए राजनीतिक और सुरक्षा दोनों चुनौतियों को जन्म देते हैं, तो दूसरी ओर यह राष्ट्रपति के पुराने शासन के साए से बाहर आने का अवसर है। वो अपने आप को नजरबायो यानी नूर सुल्तान से अपने आप को अलग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अवसर है। केवल बल के माध्यम से विरोध से निपटने यानी रूस की मदद से बेलारूस मॉडल अंतर्निहित मुद्दों को हल नहीं कर पाएगा। दूसरा विकल्प सबसे समझदार यानी नाराज जनता तक उनको पहुंचना चाहिए, उनसे परामर्श करना चाहिए और कजाकिस्तान के लोगों के साथ एक नए सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आम सहमति बनानी चाहिए। तो यानी टोकायेव के लिए कह सकते हैं कि अवसर भी है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण लेख की ओर। पेज नंबर 12 पे है। इसको सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर में आर्थिक विकास के अंतर्गत डाल सकते हैं। इंडिया टू सरपास जापान एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट
इकोनॉमी बाई 2030, यानी 2030 तक जापान को पीछे छोड़ देगा भारत और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी कोविड-19 महामारी के दबाव में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से प्रदर्शन कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो IHS मार्केट के अनुसार रिपोर्ट में यही बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। तो IHS मार्केट के अनुसार अभी भारत की GDP अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद छठे स्थान पर है। अगर मूल्य के लिहाज से हम बात करें तो 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 27 खरब डॉलर रहा, जो कि 2030 तक बढ़कर यह 84 खरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। तो इस तरह से 2021-22 में भारत की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में 7.3% गिरावट रही थी। हालांकि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भी जारी रहेगी, भारत 6.7% विकास दर हासिल कर लेगा। तो इस विकास में बढ़ने के पीछे कारण क्या है, वह कौन से कारक हैं जिनकी वजह से यह बढ़ रहा है, किनकी भूमिका है? तो ई कॉमर्स क्षेत्र के साथ विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्र की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, डिजिटलीकरण से आने वाले समय में ई कॉमर्स बाजार और बड़ा हो जाएगा। सोचिए, 2030 तक 1.1 अरब भारतीयों के पास इंटरनेट होगा, जबकि 2020 में मात्र 50 करोड़ था। तो 2030 तक कितनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो एक दशक तक सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर। तो IHS मार्केट ने यह दावा किया है कि अगले एक दशक तक यह सबसे तेज बढ़ती हुई GDP वाला देश बना रहेगा। तो इसमें लंबी अवधि में भारत की जो तेज विकास दर बनाए रखने में बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप जैसे तकनीकी विकास की बड़ी भूमिका है और इसके साथ साथ मध्यम वर्ग का सहारा, यानी भारत में अपने विशाल मध्यम वर्ग से सबसे ज्यादा मदद मिलेगी, जो उसकी प्रमुख उपभोक्ता ताकत है। IHS मार्केट ने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं का खर्च भी अगले एक दशक में 2 गुना हो जाएगा और यह 2020 के 15 खरब डॉलर से बढ़कर 2030 में 30 खरब डॉलर तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से मध्यम वर्ग भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप जैसी तकनीकी विकास और मध्यम वर्ग का सहारा और इसके साथ साथ की सेवा क्षेत्र, इन सब की बड़ी भूमिका है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसको सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर यानी सुरक्षा के अंतर्गत डाल सकते हैं, ए सीरियस लैप्स। तो संदर्भ यही है कि एक गंभीर चूक, यानी पीएम की यात्रा के लिए एक बेहतर प्रोटोकॉल SPG का पुनर्निर्माण आवश्यक हो सकता है। तो मामला क्या था? तो पंजाब के दौरे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे। तो 5 जनवरी को उस वक्त चूक की घटना हुई जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जहां से उन्हें गुजरना था और इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसे रहे और घटना के बाद प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना दिल्ली लौट आए। लेकिन यह चिंता का विषय हो गया। कई राज्य सरकारों के प्रमुख यानी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि यह राज्य की भी ड्यूटी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण संस्था है, उनकी रक्षा करना प्रत्येक राज्य की भी ड्यूटी है और इसके लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी, इसकी जांच के लिए विपक्ष ने भी मांग की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। क्योंकि जांच समिति का गठन जरूरी है कि सुरक्षा चूक से वीवीआईपी को गंभीर सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ सकता था। तो गृह मंत्रालय की यह 3 सदस्यीय, याद रखेंगे, 3 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कैबिनेट सचिवालय के सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। इसके अलावा आईबी के संयुक्त निदेशक और एसपीजी के आईजी एस सुरेश भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कैसे बनता है पीएम का सिक्योरिटी प्लान? तो पीएम मोदी की पहले निर्धारित की गई यात्रा से 3 दिन पहले पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखने वाली एसपीजी यानी स्पेशल सुरक्षा समूह एक मीटिंग करता है और इसमें एडवांस सिक्योरिटी कम्युनिकेशन होता है। इसे
ASL कहा जाता है, यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस इसे कहते हैं। इससे पीएम के कार्यक्रम से जुड़े आधिकारिक लोग, संबंधित राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य के पुलिस अधिकारी, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। और इसमें पीएम के कार्यक्रम को लेकर हर बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। बैठक खत्म होने के बाद ASL रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं। आमतौर पर पीएम की यात्रा को लेकर तैयारी की जाती है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम तक कैसे पहुंचेंगे, हवाई, सड़क या रेल मार्ग से, और एक बार जब वह उतरेंगे तो वे अपने कार्यक्रम स्थल यानी आमतौर पर हेलीकॉप्टर या सड़क मार्ग से वहां पर कैसे पहुंचेंगे। तो केंद्रीय एजेंसी और स्थानीय खुफिया की तरफ से दी गई जानकारी को भी ध्यान में रखा जाता है। इससे आयोजन स्थल की सुरक्षा, जिसमें प्रवेश और निकास, कार्यक्रम स्थल पर जाने वालों की तलाशी और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाने जैसे पहलू शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं, ब्लू बुक क्या है। ये सब टर्मिनोलॉजी चर्चा में है। तो पीएम के किसी भी दौरे से पहले सुरक्षा की योजना बनाना उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। तो सुरक्षा में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बल शामिल होते हैं। इसको लेकर एसपीजी की ब्लू बुक में व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित होते हैं, जिसके मुताबिक पीएम की सुरक्षा रचना होती है। तो राज्य की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है। ब्लू बुक के नियमों के अनुसार एसपीजी के जवान पीएम की सुरक्षा में करीब रहते हैं। तो इसमें राज्य पुलिस की भी इसमें अधिक जिम्मेदारी होती है। किसी भी विपरीत स्थिति में राज्य पुलिस को पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक मार्ग तैयार करना होता है। तो किसी भी तरह के अचानक घटनाक्रम होने पर राज्य की पुलिस एसपीजी को जानकारी देती है। फिर उसी हिसाब से वीआईपी का मूवमेंट बदल दिया जाता है। और वीआईपी रूट का प्रोटोकॉल क्या है? तो यह कम से कम इसके लिए वीआईपी रूट के लिए 2 रास्ते तय किए जाते हैं, यानी तय किए गए इन रास्तों की जानकारी पहले से किसी को नहीं होती। और वीआईपी मूवमेंट में अंतिम समय में एसपीजी ही रूट तय करती है। तो एसपीजी किसी भी समय रूट बदल सकती है। एसपीजी और संबंधित राज्य की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और वीआईपी के मूवमेंट से पहले राज्य की पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगा जाता है और पुलिस रूट क्लियर करती है। इसके बाद वीआईपी का काफिला आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की जिम्मेदारी है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। 100 लोगों का एक दल होता है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं तब वे वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में भी एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं। प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। और इस तरह से उनके काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सीडान और 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन रहते हैं। तो इस तरह से जैमर के साथ एक टाटा सफारी भी पीएम के काफिले के साथ चलती है। और जैमर सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में भी सक्षम है। और इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाज तैनात रहते हैं। और काफिले में प्रधानमंत्री के वाहन के समान ही 2 डमी कारें भी शामिल होती हैं, यानी कि किसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं यह पता नहीं चल पाता है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की, लेकिन इसमें यही हो रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि भटिंडा से फिरोजपुर तक सड़क मार्ग से 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने का निर्णय किसने लिया, क्या यह करना उचित था और यह निर्णय लेने में किसका इनपुट था। यानी यह मानते हुए किसी ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रधानमंत्री के लिए लगभग 2 घंटे सड़क पर रहने की सलाह दी गई थी। इससे पहले की प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए। और यह भी निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री को मूल रूप से योजना के अनुसार हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सब की जांच करने के बाद ही अंतिम रूप से यह बताया जा सकता है कि क्या कारण हुआ था जो यह चूक हुई और जो कि आगामी दिनों में इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 1 और 8 पर आया हुआ है सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट परमिट NEET यानी नीट काउंसिलिंग अंडर प्रेजेंट OBC EWS कोटा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान OBC EWS कोटे के तहत नीट काउंसलिंग की अनुमति दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग और मौजूदा 27% कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के आधार पर
2021-22 के प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा में नीट पीजी और नीट यूजी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। तो इस तरह से कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा है और ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के मानदंड के संबंध में कोर्ट ने मौजूदा प्रवेश वर्ष के लिए मौजूदा मानदंडों को संचालित करने की अनुमति दी ताकि प्रवेश प्रक्रिया में देरी ना हो सके, अव्यवस्था ना फैल सके। तो न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ एक अंतरिम आदेश पारित किया है। तो न्यायालय ने कहा है कि हम पांडे समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हैं और ओएम 2019 ईडब्ल्यूएस के लिए जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं उनका उपयोग 21-22 के लिए किया जाना चाहिए और नीट पीजी 2021 और यूजी 2021 के आधार पर काउंसलिंग 29 जुलाई 2021 के नोटिस द्वारा प्रदान किए गए प्रस्ताव को प्रभावी करते हुए आयोजित किया जाएगा और इसमें अखिल भारतीय कोटा के तहत ओबीसी श्रेणी के 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण शामिल है। तो ओएम 2019 द्वारा अधिसूचित ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के मानदंड का उपयोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान के लिए किया जाएगा जो नीट यूजी और पीजी परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए थे। तो याचिका को मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में पांडे समिति द्वारा अनुशंसित ईडब्ल्यूएस मानदंड की वैधता पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। तो इस तरह से जो यह निर्णय आया हुआ है इसकी पृष्ठभूमि यही थी कि यह मामला नीट प्रवेश के अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले की वैधता के खिलाफ चुनौती से संबंधित है। तो इस विवाद की जो उत्पत्ति हुई थी 29 जुलाई को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में हुई थी जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा डेंटल पाठ्यक्रम एमडी एमएस और में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अखिल भारतीय कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की गई थी। यहीं से यह मुद्दा शुरू हुआ जिसकी वजह से यह निर्णय अंत में सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों द्वारा निभाई गई भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता और वनीकरण में जन भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नीतियों में आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा करें। तो पहले आप लोग प्रश्न को लिखने से पहले कम से कम इसको 1 से 2 बार पढ़िए तो अपने आप इसका आपको आशय समझ में आएगा। फिर भूमिका में चूंकि यह वनों का महत्व है तो किसके लिए महत्व है, जलवायु परिवर्तन में कैसा योगदान देते हैं, उत्सर्जन में भी देते हैं और इसके जो है कह सकते हैं इसको बचाने के लिए भी कार्य करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने में भी इनके महत्व को हमको बताना है। तो इसका संक्षिप्त में बताते हुए मुख्य भाग में आपको इंटर कर जाना है। तो इसको कम करने में जंगल का जो योगदान, वन का महत्व क्या है, ग्लासगो सम्मेलन में क्या बातें हुई थी। हालांकि भारत ने वन के क्षेत्र में ऐसा कोई साइन नहीं किया हुआ है। भारत में वन की स्थिति क्या है और भारत में वन संरक्षण से संबंधित जो नीतियां हैं उनकी चर्चा करते हुए समुदाय की भूमिका, जन भागीदारी को बताते हुए और मौजूदा नीतियों का उल्लेख करते हुए इसमें परिवर्तन की आवश्यकता को लिखते हुए अंत में सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे। अब बढ़ते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महामारी के बाद के युग में भारत की विकास कहानी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की ओर से किन संभावित उपायों की आवश्यकता है। तो महामारी के दौरान भारत की विकास दर को बताते हुए, यानी विकास महामारी अभी वर्तमान में चल भी रही है, इसके आगे क्या होगा, क्या भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो उसके लिए वह क्या उपाय कर रहा है, किन क्षेत्रों में वह अधिक वृद्धि कर रहा है, इसका उल्लेख करते हुए महामारी के बाद के युग में भारत की विकास की कहानी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की ओर से जो उपाय की चर्चा आपको करना है, यानी सभी सेवा क्षेत्र, ई कॉमर्स और यह डिजिटल इंडिया, इन सब की बातों को आपको बताना है और अंत में संक्षेप में उत्तर का निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।